इस वीडियो में हम लोग जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पेक्यूलियर आइटम्स हैं उनको खत्म कंप्लीट कर लेंगे। और पहला इसमें जो आता है वो आती है वृत्तिक निधि। वृत्तिक निधि मतलब एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड का मतलब क्या होता है कि कहां से मिलता है, पहले तो ये समझ लीजिए। तो सोर्सेस देख लीजिए, सोर्स क्या होता है, इसका स्रोत क्या होता है। सोर्सेस क्या क्या है, मेनली कोई वसीयत से दे देता है, ठीक है, वसीयत है, लीगेसी होगी मतलब, और या फिर कोई गिफ्ट कर देता है, ठीक है, गिफ्ट हो गया यानी कि उपहार दे दिया, ठीक। अब उपहार दिया या वसीयत से दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि देने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है। तो अगर कोई स्पेसिफिक उद्देश्य है कि आपको मैं एंडाउमेंट फंड में पैसा दे रहा हूं इस काम के लिए, ये विशेष काम के लिए, तो उसका हम लोग क्या कर देंगे, पूंजीकरण कर देंगे। हमेशा जब भी स्पेसिफिक आइटम्स की बात आते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, पूंजीकरण कर देते हैं। हमेशा, लगभग हमेशा मानिए अभी, ठीक, पूंजीकरण हो गया। अब यहीं पर अगर हमें दे रखा है कि ये आपकी एंडाउमेंट फंड है और किस काम के लिए नहीं बताया गया है, सामान्य रूप से किसी भी काम के लिए दे रखा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको आय मान लेंगे। क्या हो जाएगी, हमारी आय हो जाएगी, ठीक। तो बस जो सिंपल लॉजिक हम लोग अभी तक लगा रहे थे वही यहां पर भी लगा देते हैं। इसी में जो अगली मद आ जाती है हमारी, वो क्या हो जाती है, वो हो जाता है सरकार से अनुदान, सरकारी, ठीक है, सरकार से अनुदान। अब सरकारी अनुदान का क्या मतलब हुआ, बहुत सारे यार ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है ना, नॉन प्रॉफिट, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार भी रिकॉग्नाइज करती है यार ये लोग काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर ये लोग नहीं होंगे तो सरकार के ऊपर काफी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो सरकार ये सोचती है कि इन लोगों का काम चलता रहे, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है या कोई अच्छा काम करने वाली संस्था है, तो उसको पैसे दे रही होती, ग्रांट दे रही होती है। अनुदान मतलब क्या होता है, ग्रांट यहाँ पर, ठीक है, तो ग्रांट दे देगी गवर्नमेंट, ग्रांट्स। तो अब ये ग्रांट जो है वो कैसे दिया जा सकता है, सीधे सीधा पैसे भी दे सकती है, कैश भी दे सकती है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ संस्थानों को लगातार ये लोग पैसे दे रहे होते हैं, कई लोगों को सैलरी वगैरह में भी दिक्कत आ जाती है अगर गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिल रही है। तो रोकड़ के रूप में अगर अनुदान मिल रहा है, या फिर दूसरा जो अनुदान है वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं दे करके, जैसे निर्वहन का है, तो निर्वहन का मतलब क्या होता है, आप अपना जीवन गुजार पाओ। ऐसे ही साथ में मेंटेनेंस का है, कोई बिल्डिंग है, कोई संस्था है, उसकी बिल्डिंग में हर बार कुछ खराबी हो रही है, या कुछ ना कुछ तो खराब होता ही रहता है यार। घर, आपके घर में पानी की मोटर कभी खराब होगी, कभी बिजली का ये तार खराब होगा, कभी कुछ खराब होगा, तो जो मेंटेनेंस के लिए या फिर कैश जो चीजें दी जा रही हैं वो हमेशा ही एक आय के रूप में देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, संस्था के लिए आय। क्यों, क्योंकि ये जल्दी हो रही होगी। सीधी सी बात समझ रहे हो ना, देखो आय और व्यय हम कब देख रहे होते हैं, उसका रेवेन्यू नेचर है। रेवेन्यू नेचर मतलब आयगत प्रकृति है। तो जब आयगत प्रकृति की चीज सरकार से मिलेगी, सरकारी अनुदान का उद्देश्य, नेचर, प्रकृति कैसी है वो महत्वपूर्ण है। यहां पर एंडाउमेंट फंड का उद्देश्य क्या है वो महत्वपूर्ण है। पूंजीकरण कब है, जब विशेष उद्देश्य है, और जब इन जनरल कुछ भी उद्देश्य है तो क्या हो जा रहा है, हमारी आय बन जा रही है, ठीक है। कोई भी सामान्य उद्देश्य है, आपको बस एंडाउमेंट फंड में पैसा दे दिया, कहां से मिला, तो वसीयत से, या वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता लेखांकन के दृष्टिकोण से। यहां पर सरकारी अनुदान में अगर जल्दी पैसा मिलता है किसी काम के लिए, मेंटेनेंस के लिए आपको बार-बार पैसा मिलता है, तो वो आपकी आय हो जाएगी। लेकिन सरकार से आपको मिला कि आपको भवन बनाने के लिए पैसा मिल गया, यानी कि भवन या किसी भी काम के लिए जो स्पेसिफिक हो गया। क्या हो गया, स्पेसिफिक, यानी कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसा कि सब जगह पर कर रहे थे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ था, वैसा यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम लोग, पूंजीकरण। कहां पे, जब सरकार की बात होगी, तो ये हो जाएगा पूंजीकरण, ठीक। आगे बात समझ में, ये है हमारी अगला मद, अगली एक आइटम है पेक्यूलियर आइटम। इसमें भी एक दो चीजें इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, आसान है। विशेष निधि में मान लीजिए वही भवन के लिए, किसी भी विशेष काम के लिए आपको पैसा मिल रहा है, तो आपको पहले से ही पता है कि वो तो दायित्व में जाएगा। कहां जाएगा, दायित्व में चला जाएगा। दायित्व में कोई विशेष निधि में, पूंजी निधि या सामान्य निधि में नहीं जाएगा, कोई विशेष निधि होगी। विशेष निधि किसके लिए हो सकती है, भवन के लिए है, पवेलियन के लिए है, खेलने के लिए है, किसी भी उद्देश्य के लिए, ठीक है। अब जो भी आपका उद्देश्य है उसके लिए आपको विशेष निधि में पैसा मिल रहा है, तो आप सीधे सीधे उस निधि में जोड़ते जाओगे, और वो निधि आपके दायित्व साइड पर है, कहां पे, तुलन पत्र में, तो उसमें आपने पैसा जोड़ दिया। अब उसी से संबंधित मान लीजिए किसी और तरह से आमदनी हुई, कैसे कैसे हो सकती है। एक तो इस निधि का जो पैसा है ना, वो सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूतियों को खरीदने में नॉर्मली लगा दिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, तो प्रतिभूतियों को खरीदने में लगा दिया। अब उसको जब खरीदने में लगाया तो प्रतिभूति से आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज। तो नॉर्मली हम लोग जो इंटरेस्ट मिला करता था उसको इनकम माना करते थे, लेकिन अगर किसी विशेष निधि की वजह से आपको ब्याज मिल रहा होता है तो वापस से हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इसी निधि में। आपने 1 लाख रुपए की आपके पास निधि थी, आपको ब्याज मिला 5,000 रुपए का, तो आपने 1 लाख में वही 5,000 रुपए जोड़ दिया, तो 1 साल के बाद जो आपकी निधि है वो बढ़कर के 1,05,000 हो गई। वो हम लोग आय में नहीं दिखाएंगे, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, इनकम कैसे हो सकती है, ये हम लोग इसकी इनकम की बात कर रहे हैं। दूसरी इनकम कैसे हो सकती है, इनकम ऐसे हो सकती है कि आपके मान लीजिए खेल निधि है और आपने कोई खेल
करवाया जिसमें कुछ खर्चा भी हुआ, खर्चे का भी हम लोग देख लेंगे। अभी आय की बात कर रहे हैं तो खर्चे खेल से संबंधित आपने टिकट्स बेची, ठीक है, क्या बेची, टिकट्स बेची। तो जब टिकट्स बेची तो आपको क्या हुआ, फिर पैसा मिला, तो क्या वो आपकी आय हो गई, आमदनी नहीं हुई। अभी भी आय और व्यय खाते में हम उसको दिखाएंगे ही नहीं, हम कहां पर दिखा देंगे, फिर से इसी को वापस जोड़ देंगे इसमें। यानी कि इस जो विशेष निधि से जुड़ी हुई चीजों से जो भी आपको आमदनी हो रही है उस फंड से, चाहे सिक्योरिटीज की वजह से उसको वापस जोड़ दिया, चाहे किसी जुड़े हुए संबंधित क्रियाकलाप से आमदनी हुई उसको भी वापस जोड़ दिया, ठीक है। तो सब कुछ जोड़ते जाएंगे, वो कहां पर अपने को दिख रहा होगा, दायित्व साइड में दिखता रहेगा, बैलेंस शीट में, ठीक। अच्छा, ये तो आप कहेंगे काफी हद तक हम लोग सर ऐसा करता है, अरे इसमें तो कुछ था नहीं अभी तक नया। हाँ, नया नहीं है, एक चीज नई है। क्या नया है? एक चीज जो नई है वो ये है कि मान लीजिए आपकी विशेष निधि है 10,000 रुपए की, ठीक, और आपने मान लीजिए कि खेल कराने की निधि थी, आपने खेल के लिए बहुत प्रचार प्रसार किया, बहुत लोगों को अच्छे से सारी चीज ऑर्गेनाइज कराने के लिए बैट्स भी आप लेकर के आ गए। मान लीजिए क्रिकेट टूर्नामेंट कराना था आपको, तो आपने जो खर्चा किया मान लीजिए 25,000 रुपए का कर दिया, ठीक है, तो ये तो आपका खर्चा हो गया। फिर आपने टिकट्स भी बेची, लेकिन टिकट्स में बहुत ज्यादा लोग देखने नहीं आए। लगान मूवी थी ना, तो पूरा गांव देखने आ गया था, सब लोग दौड़ पड़ते थे, वैसे कोई भीड़ आपकी जुटी नहीं, बहुत कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए 2,000 रुपए के आप टिकट्स बेच पाए और इस पर प्रतिभूति जमा करने का कोई उद्देश्य बचा ही नहीं था, तो सब मिलाकर के क्या होगा कि आपके पास 10,000 रुपए पहले से फंड में थे, 2,000 रुपए आप कमा पाए, लेकिन खर्चा आपका 25,000 का हो गया, ठीक। तो क्या हुआ, निधि तो खत्म हो गई यार, निधि बची का, निधि का मतलब होता है फंड्स। अब फंड रही नहीं गया है, फंड हो गया खत्म। 10 में आपने 12 जोड़े, 2,000 का तो प्रॉफिट हुआ, 12 जोड़े, प्रॉफिट मतलब टिकट्स बेची, प्रॉफिट मत, लाभ मत सोच लेना, 2,000 के आप टिकट्स लेकर के बेच करके आए, तो 12,000 हो गया। अब 12,000 में आप जब 25,000 घटा दोगे तो क्या हो जाए, 13,000 का नुकसान हो गया। तो यहां पर ये जो दायित्व में आप निधि दिखा रहे थे ना, वो पूरी की पूरी निधि खत्म हो जाएगी, निधि की सारी एंट्रीज गायब हो जाएंगी। कहां से? आपके दायित्व साइड में तुलन पत्र से गायब, दिखाओगे नहीं वहां पर। लेकिन आपको क्या यार कहीं ना कहीं तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तो आप क्या दिखाओगे, जो 13,000 का यहां पर नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान आप क्या करोगे, आय और व्यय खाते में व्यय में दिखा दोगे, ठीक। अब इसी का एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, ये हमारा उदाहरण है अगला, कौन सा उदाहरण है, 9th उदाहरण है, 9th एग्जाम्पल है। इसमें देखिए 2-3 चीजें समझने की। सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, निम्न सूचनाओं से अलाभकारी संस्थाओं के लिए वित्तीय विवरण में दर्शाना है। वित्तीय विवरण में दर्शाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की गई है। मैच में कुल खर्चा कितना हुआ, 16,000 रुपए का। मैच में निधि कितनी थी, 8,000 रुपए की। उसके बाद से मैच निधि के लिए दान कितना मिला था, यानी कि ये जो निधि है इसी में हम इस दान को जोड़ देंगे। उसके बाद से मैच टिकटों का विक्रय, यानी कि मैच से लेन देन ही हमने टिकट्स बेची और उससे हमें पैसे मिले, तो ये भी हम लोग इसी में जोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 और 7 20, यानी कि 20,000 रुपए का हमारे क्या हो जाएगा, कुल निधि हो जाएगी। और उसमें से खर्चा कितने का हुआ, 16,000 का, तो कुल मिलाकर के 4,000 रुपए हमारी निधि में अंत में बचेगा। एकदम सिंपल है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए ये 4,000 आ गया, इन्होंने 8,000 में सब कुछ जोड़ा, जो हम लोगों ने किया वही चीज उन्होंने की हुई है। तुलन पत्र में हम लोग क्या करें, एंट्री करें, तुलन पत्र में हम लोग का दायित्व हो जाएगा। ये दायित्व वाली साइड पर क्यों आया, क्योंकि एक तरह की विशेष निधि है। अब इसमें बोला जा रहा है कि यदि मैच 6,000 रुपए से बढ़ जाता है, मैच का व्यय 6,000 रुपए से बढ़ जाता है, मतलब अभी 16,000 हो रहा है, तो 16,000 में आप 6,000 जोड़ दो तो कितने का व्यय हो जाएगा, सब मिला करके 22,000 का, ठीक। अब 22,000 रुपए आपका खर्च हो गया और आपके पास सब मिला के कितना है, 20,000 रुपए है, ठीक है। तो जब 20,000 रुपए आपकी पूरी निधि, यानी कि एक अलग अकाउंट में जो टोटल फंड्स हैं वो 20,000 रुपए के हैं, खर्च हो गया 22,000, तो आपका फंड तो पूरा खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद से बाकी का 2,000 रुपए का नुकसान भी हो गया। तो जब भी हम लोग नुकसान की बात करते हैं, किसी भी तरह की हानि की बात करते हैं, चाहे चोरी से हुई हो, चाहे किसी संपत्ति में ह्रास हो रहा हो, तो उसको हम लोग एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं, व्यय में। तो ये 2,000 रुपए का हमारा व्यय दर्शा दिया जाएगा, और ये जो पूरी एंट्री है ना, ये पूरी गायब हो जाएगी। क्यों गायब हो जाएगी भाई, ये तो खत्म ही हो गया। अब आपके एक तरह से दायित्व पूरी निधि ही खत्म हो गई यार, तो उसकी एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है। बस जो 2,000 रुपए का नुकसान हुआ है वो कहां पे चला जाएगा, वो हमारा आय और व्यय खाता में व्यय में चला जाएगा, और व्यय आपको पता है कि नाम साइड यानी कि डेबिट साइड पर होता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, और समझ रहे हो कि निधि का सब कुछ निधि से लेना देना है, बाकी हम उसको कहीं पर जोड़ेंगे नहीं। जो टिकटों से बेचा है वो आय नहीं होगी, वो निधि में ही जाएगी, है ना। वो सारी चीजें तो आपको पता ही थी। लेकिन अगर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम लोग सिर्फ एक्सपेंस काउंट करते हैं, बाकी पूरा का पूरा खाते को खत्म कर देते हैं। यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये हमारी आखिरी मद है, और ये बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। लेखन सामग्री को हम लोग एक तरह से मानते हैं कि आप जो भी लेखन, छपाई और लेखन सामग्री भी बोल देते हैं, कई बार प्रिंटिंग के लिए भी आप कुछ पैसे खर्च कर रहे होते हो, तो जो भी आपने अपने प्राप्ति और भुगतान खाते में भुगतान किया हुआ है, क्या किया हुआ है, भुगतान। और ये मुख्य रूप से आयगत प्रकृति का होता है। आयगत प्रकृति मतलब आपने खरीदा, आपने खर्च कर दिया, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए
ऐसा तो है नहीं यार आपको कि कॉपी खरीदनी है तो आप रोज कॉपी खरीदने जा रहे हो। आपने एक साथ ही मान लीजिए 500 कॉपीज खरीद ली संस्था के लिए, ठीक है, और आपकी खर्च 300 कॉपीज ही हो पाई, तो जो 200 कॉपी पड़ी हुई है वो आप आगे कभी यूज करोगे तो वो आपके उस वर्ष के लिए एक क्या हो जाएगी, परिसंपत्ति बन जाएगी। तो कभी कभी हम उसको क्या बना देते हैं, परिसंपत्ति की तरह भी देख लेते हैं। तो परिसंपत्ति कब देखोगे, जब उसी में पहले से कुछ कुछ बाकी है जिसको हम अगले समय अवधि में यूज कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे उसका, तो वो परिसंपत्ति हो जाती है। अब जैसे एक उदाहरण मान लीजिए, समझ लीजिए कि आपने 5,000 रुपए की लेखन सामग्री खरीदी, आपके पास पहले से ही 2,000 की पड़ी हुई थी, ठीक है, और उसके बाद से साल के अंत में आपके पास 3,000 रुपए की पड़ी है, तो आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि यार 5,000 की खरीदी, 2,000 की पहले से थी, इसका मतलब सब मिलाकर के 7,000 रुपए की हो गई, लेकिन 3,000 रुपए की साल के बाद बच गई, तो आपने खर्च कितने की, 4,000 रुपए की खर्च की। तो ये 4,000 रुपए जो है वो आपका किधर जाएगा, भुगतान में चला जाएगा। आयकर प्रकृति का है और आय और व्यय खाता में कहां पर जाएगा, सॉरी भुगतान में नहीं, व्यय हो जाएगा। तो व्यय जो है वो कितने का होगा, 4,000 का होगा, ठीक है। तो इसी का एक उदाहरण है, बहुत अच्छे से हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी, तो फिर ये वाला आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। और इसमें समझिए कि इसमें एंट्री कहां पर हो रही है, आपने लेखन सामग्री खरीदी तो भुगतान में हुआ, भुगतान के साथ साथ आय और व्यय में कुछ अमाउंट व्यय में भी गया, और कुछ परिसंपत्ति में भी जा सकता है। वर्ष के प्रारंभ में भी परिसंपत्ति में जा सकता है और वर्ष के अंत में भी। अगर पहले से ही कुछ आपके पास जैसे 2,000 यहां पर पहले से ही है तो वर्ष के प्रारंभ में परिसंपत्ति है, और साल के अंत में 3,000 बच गया तो ये साल के अंत में परिसंपत्ति हो गई। बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें बस एक चीज ये है कि एंट्रीज बहुत जगह पर हो रही होती हैं, तो इसको लेकर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें लेखन सामग्री कहीं पर भी आ जाए तो आप सोचिए कि हाँ इसकी एंट्री सारी जगह पर देख लो कि यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी कि नहीं होगी। तो वो उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण के साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग एक पूरा बड़ा एग्जाम्पल देखेंगे जिसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो देखिए ये हमारा है 10वां उदाहरण। इसमें क्या बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाते से हमें ये जानकारी मिल रही है कि लेखन सामग्री जो है 23,000 रुपए, यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाते में लेखन सामग्री कहां पर आएगी, भुगतान में आएगी। हम लोगों ने 23,000 रुपए की लेखन सामग्री खरीदी, ठीक है, उस समय पैसा दिया, भुगतान किया, तो 23,000 रुपए का हो गया। लेकिन हमें साथ में अतिरिक्त सूचना क्या दे रखी है, लेखन सामग्री का स्टॉक ये 1 अप्रैल 2012 को, यानी कि साल के स्टार्टिंग में 2,000 रुपए की हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी और 23,000 रुपए का हमने भुगतान कर दिया, तो सब मिलाकर के हमारे पास कितनी हो जाएगी, 25,000 रुपए की हो जाएगी। और बोला जा रहा है कि उसमें से 31 मार्च 2013 यानी कि साल के अंत में 3,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, सॉरी ये 4,000 रुपए का स्टॉक था, तो 23 और 4 आप जोड़ेंगे तो 27,000 का हो जाएगा, यानी कि सब मिलाकर के 27,000 का हमारे पास सामान आ चुका है। लेकिन साल के अंत में हमारे पास बचा कितना, 3,000 रुपए का बचा। इसका मतलब हम लोगों ने खर्च कितने का किया होगा, ऐसे सोचिए कितने का खर्च किया होगा, 26,000 रुपए का खर्च, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 24,000 रुपए का खर्च किया होगा, ठीक है। तो अब आप ये समझिए अगर सिर्फ हमें इतनी सूचना दे रखी होती, लेकिन हमें तो और आगे भी सूचना दे रखी है। 9,000 रुपए ऐसा है जो हम लोगों ने उधार की खरीदी हुई थी, कब, वर्ष के प्रारंभ में 9,000 रुपए हमारा बकाया था जो हमें लेखन सामग्री पर किसी को देना था। तो हमने इस बार जो 23,000 रुपए का भुगतान किया है, हो सकता है कि उसको भी खर्च करने में किया हो। आप समझ रहे हो ना क्या हुआ, क्या बता रहा हूं। देखिए दो चीजें हैं, वर्ष के प्रारंभ में 2 एंट्री दे रखी है। पहली एंट्री क्या दे रखी है कि हमारे पास पहले से लेखन सामग्री है 4,000 रुपए की, और उसमें से हमने 23,000 रुपए की और खरीद ली, तो हमारे पास 27,000 रुपए की हो गई। लेकिन ये 23,000 रुपए की लेखन सामग्री खरीदी या नहीं खरीदी हमें नहीं पता, इसमें हमने पुराना भुगतान भी हो सकता है किया हो। तो जो 9,000 रुपए के एंट्री है ना वो हमारे लिए कम हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए 9,000 पूरा का पूरा हमने पेमेंट कर दिया होता तो 23,000 में से 14,000 रुपए की सामग्री खरीदी होती, 9,000 हमारे क्या चला जाता, जो पुराना बकाया था उसको पे करने में चला जाता। तो अगर हमें एग्जैक्टली नहीं पता तो हम उसको क्या करेंगे, अभी तो घटा ही देंगे पूरा पूरा, ठीक है। 9,000 रुपए हमने घटा दिया। अब घटाने को हम लोग चाहे माइनस करके लिखिए और चाहे माइनस नहीं लिखेंगे तो हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। 9,000 रुपए का हमारा नेगेटिव हो गया। अब क्या हुआ, 2,500 रुपए का हमारा इस साल भी बकाया है, यानी कि इस साल हमने जो भी अगर 2,500 रुपए बकाया है तो समझिए, मान लीजिए मैंने इस साल कोई चीज 23,000 रुपए में खरीदी और उसके बाद ही मेरा 2,500 रुपए बकाया है, तो वास्तव में मैंने इस साल कितने का कंजम्पशन किया होगा, कंजम्पशन या कितना मैंने खर्च किया हुआ मैं क्यों देख रहा हूं, क्योंकि आय और व्यय खाते में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो देखते हैं जो इस साल खर्च किया गया है। तो सिर्फ इस साल अगर खर्च किया गया और हमारा बकाया रहेगा 2,500, इसका मतलब हम 2,500 को जोड़ देंगे, ठीक। तो करेंगे क्या करेंगे, देखिए सिंपली आप इधर देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 23,000 रुपए हमारा था प्राप्ति और भुगतान से, उसमें लेखन सामग्री का जो स्टॉक है 4,000 का हम जोड़ देंगे क्योंकि हमारी लेखन सामग्री कुल मिलाकर के बढ़ गई, 3,000 को हम उसमें से घटा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 9,000 को भी घटा देंगे और उसके बाद से 2,500 को हम लोग उसमें जोड़ देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि सब मिलाकर के अमाउंट कितना बन जाता है। तो इसमें 9,000 और 3,000 12,000 घट जाएगा, तो 23 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 11,000, 11 में आप 4,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15,000, 15,000 में 2,000
500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70,500। तो हमारा उत्तर ये आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यय हो जाएगा किस कब के लिए, इस वर्ष के लिए जो भी हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक आया है। इन्होंने भी वही किया होगा, प्रारंभिक लेनदार को सीधे सीधे घटा दिया है ना, क्यों हम ये मान ले रहे हैं कि अच्छा जो पुराना बकाया था हमने इस बार जो भुगतान किया उसमें सीधे सीधे 9,000 रुपए का पे किया। ठीक, साथ में क्या हुआ, भुगतान नहीं हुआ, जो 2,500 अभी हमारा भुगतान बाकी है वो भी हमें क्या करना है, इस साल का हमारा खर्चा हो गया जो हमें आगे के लिए व्यय करना है, तो उसको हम लोगों ने जोड़ दिया। फिर क्या किया, प्रारंभ में जो स्टॉक था उसको हमने जोड़ दिया, उसके बाद से जो अंतिम स्टॉक है क्योंकि वो हमने इस बार कंज्यूम तो किया नहीं तभी तो स्टॉक बच गया है, उसको हम लोगों ने घटा दिया। तो यहां पर क्या हो गया, ये जो एंट्रीज हो गई हैं ये एंट्री पूरे का पूरा आय और व्यय खाते में हमें दिख रही हैं। लेकिन अब इससे महत्वपूर्ण बात आती है, आप ये समझिए कि यहां पर जो एंट्रीज है ना वो साथ ही साथ कहां पर भी होंगी, हमारे तुलन पत्र में भी होंगी। क्यों होंगी, कैसे होंगी, वो देख लेते हैं उसको भी एक बार। वो एंट्रीज क्या होंगी, सबसे पहले देखिए लेखन सामग्री का स्टॉक है, यानी कि वर्ष के प्रारंभ में 4,000 रुपए का जो स्टॉक है वो हमारी परिसंपत्ति होगी। क्यों, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में है, इसका मतलब पूरे वर्ष के दौरान उसको यूज कर सकते हैं, तो हमारी परिसंपत्ति हो गई। अच्छा, लेखन सामग्री के लिए लेनदार, यानी कि 9,000 रुपए हमारे वर्ष के प्रारंभ में ही बकाया है और लोगों पर जो हमें देना है, तो हमारा दायित्व हो गया, तो ये दायित्व की साइड पर जाएगा और ये 4,000 जो है वो परिसंपत्ति की साइड पर जाएगा वर्ष के प्रारंभ में। और वर्ष के अंत का जो तुलन पत्र होगा उसमें ये वाला चला जाएगा किधर, परिसंपत्ति। मैं लिख देता हूं, ये परिसंपत्ति हो जाएगा, ये भी परिसंपत्ति हो जाएगा, लेकिन ये प्रारंभ की परिसंपत्ति होगा और ये अंत की परिसंपत्ति होगा। ऐसे ही ये हमारा प्रारंभ में दायित्व होगा और ये हमारा वर्ष के अंत में दायित्व हो जाएगा। आगे बात समझना है, तो देखिए ये हमारी कुल मिलाकर के परिसंपत्तियां हो गई और ये दायित्व हो गए, लेकिन वर्ष का एक प्रारंभ में है तुलन पत्र और एक वर्ष के अंत में, बस इतना सा ध्यान रखिएगा।